मगध के कारागृह में जब शक्टार ने सुना कि शंभुनाथ ने उन्हें निर्दोष प्रमाणित करने के लिए सबूत ढूंढ लिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। शंभुनाथ को धन्यवाद देते हुए वे बोले, मुझे विश्वास था कि आप मुझे जल्दी ही इस बंदीगृह से मुक्त करवा देंगे। मैं आपका ये ऋण शायद ही कभी चुका पाऊं। शंभुनाथ नम्र लेकिन उच्च स्वर में बोले, ये ऋण नहीं, मेरा कर्तव्य है। एक मंत्री का असली दायित्व यही है कि वो प्रजा के साथ साथ अपने अधिकारियों के प्रति भी अन्याय ना होने दे। ये कहते हुए शंभुनाथ के चेहरे पे संतोष का भाव था और शक्टार के चेहरे पे एक नई उम्मीद जग चुकी थी। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि अमात्य का गुप्तचर वहां पहुंच उनकी बातें सुन चुका था। शंभुनाथ के मुंह से दस्तकार की बात सुन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। जहां एक तरफ शक्टार के जल्दी ही निर्दोष साबित होने की संभावनाएं दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला में सुकेतु को दोषी साबित करने के लिए आचार्य गजानन पूरा प्रयास कर रहे थे। वो आचार्य श्वेतांग के साथ घोड़े पर सवार होकर पुरवर गांव की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ दूर चलने पर उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता पुरवर गांव की तरफ जाता था और दूसरा घने जंगल की तरफ। दोनों अभी पुरवर गांव वाले रास्ते की तरफ बढ़े ही थे कि तभी उनके पीछे से आते दो घुड़सवार तेजी से जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। वो घुड़सवार दूसरे रास्ते की ओर बगैर नजर डाले ही जंगल वाले रास्ते की ओर ऐसे बढ़े जा रहे थे मानो उन्हें पता हो कि उनकी मंजिल कहां है। आचार्य गजानन ने उनकी ओर देखा तो उन्हें पहचानते देर नहीं लगी कि वो और कोई नहीं बल्कि सूरजमल और सुकेतु ही थे। वो आश्चर्यपूर्वक बोले, ये दोनों जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? हमें तुरंत ही उनका पीछा करना होगा। उन्होंने घोड़े की लगाम खींची और उसे जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। वो आगे बढ़ते उससे पहले ही आचार्य श्वेतांक ने टोकते हुए कहा, आचार्य गजानन, हमें तो पुरवर गांव की तरफ जाना है, फिर आपने मार्ग क्यों बदल दिया? आचार्य गजानन बोले, अब हमारी मंजिल बदल गई है आचार्य श्वेतांक। अब हमें हमारा प्रमाण इसी जंगल में मिलेगा, वो भी आगे जाने वाले दोनों घुड़सवारों का पीछा करके। आचार्य श्वेतांक मना करते हुए बोले, क्षमा करें आचार्य, कुलपति का आदेश सिर्फ पुरवर गांव में प्रमाण इकट्ठा करने का था, ना कि इस तरह किसी का पीछा करने का। लेकिन यदि आप अपनी मंजिल बदलकर समय व्यर्थ करना चाहते हैं तो क्षमा कीजिए, मैं इसका भागीदार नहीं बनना चाहता। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि आप उन घुड़सवारों के पीछे क्यों जाना चाहते हैं। गजानन बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर यहां और देरी की तो सूरजमल और सुकेतु बहुत दूर निकल जाएंगे और इसमें कुल मिलाकर नुकसान उन्हीं का था। उन्होंने आचार्य श्वेतांक को सारी बातें बताना ही उचित समझा। वो बोले, मैं आपको सारी बात बताता हूं, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना होगा, अन्यथा दोनों घुड़सवार हमारी आंखों से ओझल हो जाएंगे। आचार्य श्वेतांक ने उनकी बात मान ली। अब दोनों जंगल वाले रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ चले। गजानन बोले, हमें संदेह है कि आचार्य चाणक्य का सेवक सुकेतु एक गुप्तचर है। आचार्य श्वेतांक ने जोर से अपने घोड़े की लगाम खींची और आश्चर्य से बोले, आचार्य चाणक्य का सेवक? असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके संदेह का आधार क्या है? गजानन जानते थे कि चाणक्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना आसान नहीं है। वो विनम्रतापूर्वक बोले, मुझे पता है कि मैं आचार्य चाणक्य की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा हूं, लेकिन सवाल का जन्म भी तो उनकी संदेहास्पद गतिविधियों से ही हुआ है। श्वेतांक सिर्फ हैरानी से गजानन की बातें सुन रहे थे। गजानन बोले, हमें संदेह है कि सुकेतु का डाकुओं के साथ कोई संबंध है और संभवतः आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का भी। आचार्य श्वेतांक हैरानी से बोले, आचार्य, आप ये कैसी भाषा बोल रहे हैं? आपने अपने संदेह का आधार भी नहीं बताया। हम आपकी बात कैसे मान लें? क्षमा करें आचार्य, हम आपका साथ नहीं दे सकते। इतना बोलकर वो वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि आचार्य गजानन बोले, संदेह तो प्रमाण प्राप्त होने पर ही दूर होगा आचार्य श्वेतांक। अगर आप यहां से वापस लौट गए और मेरा लाया प्रमाण सत्य सिद्ध हुआ तो आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है। यह सुन आचार्य श्वेतांक असमंजस में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने गजानन का साथ देने का ही निर्णय लिया और दोनों तेजी से जंगल में आगे की ओर बढ़ चले। वहीं मगध में अमात्य का गुप्तचर कारावास में मंत्री शंभुनाथ और शक्टार की बातें सुन उन्हें सूचना देने सीधे उनके पास जा पहुंचा। अमात्य अपने घर के बाहर झूले वाली कुर्सी पर बैठे गहन चिंतन में थे। गुप्तचर आते ही बोला, महामंत्री जी, दस्तकार मिलिंद शंभुनाथ के पास है, उन्होंने उसे कहीं छुपा रखा है।
वो बोल रहे थे कि कल उसे सीधा दरबार में सम्राट धनानंद के सामने पेश किया जाएगा। इतना सुनना था कि अमात्य का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उन्होंने अपने पैर के पास रखे पानी के पात्र को जोर की ठोकर मारी और दहाड़ते हुए बोले, शंभुनाथ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक बार दस्तकार निपट जाए, फिर तुम्हारे सर्वनाश की एक विशेष योजना बनाऊंगा मैं। उनका क्रोध देख गुप्तचर थोड़ा घबराते हुए बोला, महामंत्री जी, मंत्री शंभुनाथ शक्टार को बता रहे थे कि अगर दस्तकार ने सच बोला तो वो निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे और आपको कैद में डाल दिया जाएगा। अमात्य गुस्से में उबलते हुए बोले, शंभुनाथ का भी समय आ गया है कि उसे शक्टार के पास भेजा जाए। दोनों की सही जगह काल कोठरी में ही है। यह सुन गुप्तचर बोला, हमारे लिए क्या आदेश है महामंत्री जी? अमात्य बोले, बाज की तरह नजर रखो शंभुनाथ पर, और वो दस्तकार किसी भी हाल में कल दरबार में नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे वो दस्तकार किसी भी स्थिति में मृत चाहिए। गुप्तचर सर झुकाकर बोला, जी महामंत्री जी, ऐसा ही होगा। ये बोल वो वहां से निकल गया। वहीं तक्षशिला में आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र की कक्षा में तो थे, लेकिन उनका ध्यान सूरजमल और सुकेतु पर ही लगा हुआ था, और यह बात पब्बत अच्छी तरह से भांप गया था। आज चाणक्य ने समय से पूर्व ही कक्षा समाप्त कर दी। पब्बत ने मन ही मन कहा, अगर आचार्य चाणक्य अभी यहां से गए तो आचार्य गजानन की योजना पर ग्रहण लग सकता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चाणक्य कक्षा से जाने वाले थे कि पब्बत बोल पड़ा, आचार्य, आपको एक आवश्यक बात बतानी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। चाणक्य जल्दी से वहां से जाना चाहते थे, लेकिन पब्बत की बात को टालना उन्हें सही नहीं लगा। उन्होंने बाकी छात्रों से जाने को कहा और फिर पब्बत से बोले, कहो क्या कहना चाहते हो? पब्बत ने कहा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा सैनिक मालकेतु मेरे लिए कार्य करता है, लेकिन यह गलत है आचार्य। चाणक्य चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। पब्बत ने आगे कहा, आचार्य, मैंने जिस दिन इस गुरुकुल में कदम रखा था उसी दिन अपना राजसी पद त्याग एक आम छात्र की श्रेणी में शामिल हो गया। सैनिक मालकेतु भी उसी राजसी पद का एक हिस्सा था, जिसका त्याग खुद ब खुद हो गया। मेरी तरफ से वो आजाद था और उसने अपनी भलाई आचार्य गजानन का शिष्य बनने में समझी। पब्बत की बात सुन चाणक्य हैरान होकर बोले, पुत्र, इस समय मालकेतु की चर्चा क्यों? पब्बत ने कहा, आचार्य, मैंने सुना है कि मालकेतु गुरुकुल में गड़बड़ कर रहा है। मैं इस गड़बड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए आपके समक्ष सत्य कहना चाहता था। किसी और के सामने कहने का साहस मुझ में नहीं था। चाणक्य बोले, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं। पब्बत ने आगे कहा, आचार्य, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस गुरुकुल में मेरा मकसद निष्पक्ष होकर शिक्षा ग्रहण करना है। चंद्रगुप्त अवश्य मेरा सहपाठी है और प्रतियोगी भी, परंतु मैं स्वयं को आपकी नजरों में उससे अधिक योग्य साबित करना चाहता हूं। चाणक्य बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। पब्बत ने कहा, जी आचार्य, मैं आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। ऐसा कह पब्बत ने चाणक्य को प्रणाम किया और वहां से चला गया। चाणक्य को पब्बत पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन यह समय उसके बारे में सोचने का नहीं था। वो तुरंत ही कक्ष से बाहर निकल गए और मन ही मन बोले, पता नहीं सुकन्या और सूरजमल कहां होंगे। पब्बत जैसे ही कक्ष से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा कि वीरसेन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वीरसेन ने थोड़ा शक जताते हुए पूछा, यह आचार्य चाणक्य के साथ कैसी मंत्रणा हो रही थी? पब्बत ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ नहीं, बस उनका समय नष्ट कर रहा था ताकि आचार्य गजानन की योजना अपना रूप ले सके। अगर उन्हें आचार्य गजानन की योजना ज्ञात होगी तो भी अब कुछ कर नहीं पाएंगे। कोई भी कार्य करने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। यह सुन वीरसेन खुश होते हुए बोला, वाह मित्र, आचार्य चाणक्य की शिक्षा का इस्तेमाल उन्हीं पर। मेरा तो हृदय गदगद हो गया। पब्बत बोला, अभी से खुश मत हो, हमने अपना काम कर दिया है। अब सब आचार्य गजानन के ऊपर है। बस यही उम्मीद है कि उनके हाथ कोई ठोस सबूत लग जाए, उसके बाद मेरे रास्ते का कांटा चंद्रगुप्त हमेशा के लिए हट जाएगा। वीरसेन हिम्मत देते हुए बोला, मित्र चिंता मत करो, आचार्य गजानन अवश्य सफल होंगे। वो आचार्य चाणक्य के साथ रहकर उनकी सारी रणनीति समझ चुके हैं। इस बार हमारी जीत निश्चित है। पब्बत बोला, मुझे भी यही उम्मीद है कि आचार्य सफल हों, क्योंकि हार का घूंट बड़ा कड़वा होता है और मैं चंद्रगुप्त से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। ऐसा बोल पब्बत वीरसेन के साथ कक्ष की ओर पड़ गया। दूसरी तरफ मगध के राजसी रसोई घर में मुरा बर्तन धो रही थी। मंत्री शंभुनाथ सभी व्यंजनों का जायजा लेते हुए मुरा के पास आए और बोले, सेविका, पीने के लिए एक पात्र में पानी लाओ। मंत्री शंभुनाथ को देखते ही मुरा बोली, जी अभी लाई।
वो एक पात्र में पानी ले आई। मंत्री शंभुनाथ ने पानी पीने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हें हमारा एक कार्य करना होगा। मुरा तुरंत बोली, आज्ञा करें मंत्री जी। मंत्री शंभुनाथ बोले, कल तुम्हें मेरे दिए एक पते पर जाकर एक आदमी को दरबार लगने से पहले मेरे पास राजमहल लाना होगा। क्या तुम कर पाओगी? मुरा बोली, अवश्य करूंगी, आप उनका पता दें। मंत्री शंभुनाथ ने एक नजर इधर उधर डाली। जैसे ही उन्हें लगा कि उन्हें कोई भी नहीं देख रहा है तो उन्होंने उस पानी के पात्र में एक आम्र पत्र रख दिया और पात्र मुरा को देते हुए बोले, कल ठीक दरबार लगने से पहले यहां जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मुरा बोली, आपने मुझ पर विश्वास किया है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये बोलकर वो वापस बर्तन धोने में व्यस्त हो गई। मंत्री शंभुनाथ एक नजर रसोई के पकवानों पर डालकर निकलने वाले थे कि अमात्य का गुप्तचर वहां आ पहुंचा। वो मुरा और शंभुनाथ को बात करते देख नहीं पाया था। मंत्री शंभुनाथ कुछ देर तक रसोई का चक्कर काटने के बाद वहां से निकल गए। इधर सूरजमल और सुकन्या जंगल में डाकुओं की गुफा के पास आकर रुके। चाणक्य का अनुमान सही था, वहां कोई भी डाकू नहीं था। उनका ठिकाना जलकर राख हो चुका था। सूरजमल वहां कुछ ढूंढने का नाटक कर रहा था, लेकिन उस जगह को देखने के बाद सुकन्या को लगा शायद वहां उसे डाकुओं का कुछ प्रमाण मिले, इसलिए वो राख के ढेर में से प्रमाण ढूंढने की कोशिश करने लगी। सुकन्या बोली, आचार्य, यहां डाकुओं का तो कोई अता पता भी नहीं है, उनका सारा माल भी जल चुका है, हमें तो यहां कुछ भी प्रमाण नहीं मिले, आपको कुछ मिला? सूरजमल बोला, हम यहां डाकुओं का प्रमाण ढूंढने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ढूंढने का दिखावा कर रहे हैं ताकि आचार्य गजानन के लिए यह एक संकेत हो। सुकन्या बोली, हां मुझे पता है कि यह आचार्य चाणक्य की योजना का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम यहां आए हैं तो मेरे माता पिता के उन हत्यारों के बारे में कुछ प्रमाण ढूंढना गलत तो नहीं? संभवतः उनके नए ठिकाने का कुछ प्रमाण मिले। सूरजमल राख को उलटते पलटते बोला, अभी उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हें आचार्य गजानन की नजर में संदेह मुक्त कराना। सुकन्या गुफा की तरफ देखकर गुस्से में बोली, अच्छा होता अगर इस आग में डाकुओं की पूरी टोली जल जाती, यहां से गुजरते राहगीर और मेरे कलेजे दोनों को ठंडक मिल जाती। सूरजमल का कुछ भी बोलना इस समय सुकन्या के मन में सुलग रही चिंगारी को भड़काना होता। वो चुप रहा। इधर अपने घोड़ों से उतरकर दूर खड़े आचार्य श्वेतांक और गजानन की नजरें उन दोनों पर ही थी। गजानन बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों राख के इस ढेर में ढूंढ क्या रहे हैं। डाकुओं के इस ठिकाने में इन्हें क्या मिल सकता है? आचार्य श्वेतांक भी हैरान होकर बोले, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये डाकुओं के ठिकाने पर कर क्या रहे हैं, वो वहां क्या ढूंढ रहे होंगे। गजानन को आचार्य श्वेतांक के मन में उपज रहे संदेह को और प्रबल करने का यही समय उपयुक्त लगा और वो बोले, आप स्वयं देख रहे हैं ना आचार्य, अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो रहा होगा। आपको ज्ञात नहीं, परंतु मेरे एक शिष्य ने आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त को भी 2 रात्रि पहले यहां देखा था, और आज तो सूरजमल और सुकेतु को हम अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। मुझे लगता है यह पर्याप्त प्रमाण है मेरे संदेह को आधार प्रदान करने के लिए। आचार्य श्वेतांक बोले, संदेह के लिए प्रमाण पर्याप्त है, परंतु दोष सिद्ध करने के लिए नहीं। हमें उनके यहां होने का कारण ज्ञात करना होगा। गजानन मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत कीजिए, दोष सिद्धि के लिए भी प्रमाण मिल जाएंगे। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि यहां जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। अब आचार्य श्वेतांक की दिलचस्पी भी बढ़ गई थी। उन्हें भी आचार्य गजानन की बातों पर विश्वास होने लगा था। तभी पीछे से पत्तों की सरसराहट की आवाज आई। आवाज सुन दोनों जैसे ही पीछे मुड़े तो देखा कि उनसे कुछ दूर मुंह पर काला कपड़ा बांधे एक आदमी दोनों पर बाण ताने खड़ा था। यह देखते ही दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि उन दोनों को कुछ समझ आता, उस आदमी ने आचार्य श्वेतांक पर अपना निशाना साध बाण छोड़ दिया। आचार्य श्वेतांक एक और कूदे और बाण उनके अंग वस्त्र को छूता हुआ अपना निशाना चूक गया। आचार्य श्वेतांक ने तुरंत ही एक पेड़ की आड़ ली और चिल्लाए, आचार्य, पेड़ के पीछे छिप जाइए। और इससे पहले कि वो आदमी गजानन को अपना निशाना बनाता, वो एक पेड़ के पीछे छिप गए। अब दोनों पेड़ के पीछे छिपे थे, लेकिन उस आदमी ने बाण बरसाना जारी रखा। उस आदमी को गजानन और श्वेतांक के शरीर का कोई भी भाग हल्का सा भी दिखता तो वो उसी हिस्से को अपना निशाना बना बाण छोड़ता। इधर पेड़ के पीछे श्वेतांक और गजानन सांस थामे खड़े थे। उन्हें अब अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी थी। क्या गजानन और आचार्य श्वेतांक इन बाणों की वर्षा से जीवित बच पाएंगे? क्या मुरा सही समय पे दस्तकार मिलिंद को राजमहल तक ला पाएगी? क्या होगा सुकेतु और सूरजमल का? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग